सांझ अपनी माँ महिमा, पिता भूपेंद्र, छोटे भाई अक्षत और भाभी रितिका के साथ रहती है। एक रोज सांझ अपनी नई स्कूटी लेकर मोहल्ले में आती है। अरे अरे किशोरी काकी, जरा देखकर चलिए ना आगे, अभी आपको लग जाती और मेरी नई स्कूटी खराब हो जाती। हाँ तो तू भी जरा देखकर चलाया करना, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। ओफो काकी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर, मैं भी आपसे क्यों बहस कर रही हूँ। फिर सांझ अपनी स्कूटी पर घर चली जाती है और तभी पास की दूसरी पड़ोसन रूपमती किशोरी के पास चली आती है। देखा ना तूने रूपमती, ये महिमा की लड़की कैसे इतराती हुई चली गई। हाँ किशोरी, अरे जब से उसने नई स्कूटी ली है तब से एकदम पगला गई है। अरे 32 साल की हो गई है वो, फिर भी अभी तक उसने शादी नहीं की। अरे इसका भाई तो इससे 5 साल छोटा है और उसकी शादी को अभी 6 महीने हो जाएंगे। ना जाने ये लड़की कब सुधरेगी। ये सब तो महिमा और भूपेंद्र भाई साहब के लाड़ प्यार का नतीजा है। फिर किशोरी और रूपमती दोनों महिमा से मिलने चली जाती हैं और वो दोनों उसे सांझ की शादी कराने के बारे में बोलती है। देख महिमा, तुम्हारी बेटी को लोग नाम रखते हैं, सामने से तो कोई कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे जम के बुराई करते हैं। वही तो। और ये कमाना धमाना तो ये सब आदमियों के ऊपर ही शोभा देता है, हम औरतों को नहीं। एक औरत को शादी करके अपनी घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, लेकिन तूने तो तेरी बेटी को इतनी आजादी दे दी है कि वो तो बस उड़ान पे उड़ान भरे जा रही है। और नहीं तो क्या। देख बहन, वो तो खुद से शादी करने से रही, अब तू और भूपेंद्र भाई साहब भी कुछ कर सकते हैं। वरना वो अगर कुंवारी रहेगी तो तुम्हारी अब जो बची कुची इज्जत है वो डूबने में वक्त नहीं लगेगा। तुम दोनों सही कह रही हो। अरे मैं तो अक्सर उसे समझाया करती हूँ, लेकिन वो लड़की है कि अपनी ही मनमानी करती रहती है। मेरी कोई बात नहीं सुनती वो, और उसके इसी स्वभाव के कारण हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और नहीं तो क्या। अरे इस उम्र में तो उसका बच्चा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो लड़की तो अब तक कुंवारी है, बस कामकाज में ही ध्यान रहता है उसका। और ये आजकल के नौजवान बच्चों को बस यही लगता है कि अकेले रहो और खुशी से रहो और बस पैसे छापो, लेकिन असल में तो शादी करना बहुत जरूरी होता है। अब ये इन्हें कौन समझाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और मैं इस बात पर पहले से ज्यादा गौर फरमाऊंगी और सांझ की शादी जल्द से जल्द कराऊंगी, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब मैं उसे इस तरह कुंवारी नहीं देख सकती। फिर महिमा सांझ को बहुत सुनाती है। अरे माँ, चैन से खाना तो खाने दीजिए ना, मैं दिन भर ऑफिस का काम कर करके थक चुकी हूँ। अरे तू तो बस जिंदगी भर ऑफिस का ही काम करती रहे, लेकिन खुद के ऊपर तो तुझे जरा भी काम नहीं करना है। गधेड़ी कही की। जाने दीजिए ना माँ जी, दीदी को आराम से खाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको जो बात करनी है तब कर लेना। ए रितिका, तू मत बता मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुन ले सांझ, बहुत हुआ तेरा। अब मैंने और तेरे पापा ने यह फैसला लिया है कि हम तेरी शादी इसी साल करा कर रहेंगे, और अब तो तू 32 की हो गई है, कुछ तो शर्म कर। कब तक अकेले रहेगी तू। अब फिर से शुरू हो गई माँ। मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे शादी नहीं करूंगी तो मर थोड़ी ना जाऊंगी, या फिर मुझे कोई फांसी की सजा देगा। हर वक्त बस एक ही राग आलापती रहती हो आप। मैं तो आपसे परेशान हो गई हूँ। अरे तुझसे ज्यादा तो हम परेशान हैं, लेकिन तू तो इतनी नालायक है कि तुझे अपने बूढ़े माता पिता की परेशानी कहाँ दिखती है। अरे तुझे तो बस अपना स्वार्थ ही दिखता है, बस खुद के लिए जीती है तू। दूसरों की खुशियां तेरे लिए कहाँ मायने रखती है। देखिए माँ, जैसे शादी करना गलत नहीं है, वैसे ही शादी करना जरूरी भी तो नहीं है ना। एक व्यक्ति अगर अकेले जीते हुए खुश हो, उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए हो, तो वो व्यक्ति शादी क्यों करे भला। कोई जबरदस्ती है क्या।
मैं अपने जीवन में सच में बहुत खुश हूँ, इसीलिए मुझे ये शादी वगैरह नहीं करनी है। अब ये सब अपने माथे पर लिख कर फिरूं क्या? क्योंकि ये बात मैं आप सबको 1000 बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको मेरी बात समझ नहीं आती। अपने माथे पर लिख या फिर अपने नाक पर लिख, जहाँ लिखना है लिख ले, लेकिन तेरी शादी तो हम करा कर ही रहेंगे। अरे आज तो आपकी बातें सुनकर ही मेरा पेट भर गया। जा रही हूँ मैं सोने। अरे रुक जाइए दीदी। दीदी, ओफो माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे, कम से कम दीदी को आप खाना तो खाने देती। हो सकता था कि वो ठंडे दिमाग से आपकी बात सुनकर समझ भी लेती। अब वो चाहे मेरी बात को समझे या फिर ना समझे, मैं तो उसकी शादी करा कर ही रहूंगी। अगर ये सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। अब सांझ की अनुमति के बगैर महिमा और भूपेंद्र उसका रिश्ता एक अमीर घराने के लड़के से तय करते हैं। ये सब क्या नौटंकी है माँ पापा? आज मेरा छुट्टी का दिन है, तो मुझे आराम करने दीजिए ना। आपने तो मुझसे बिना पूछे ही लड़के वालों को मुझे देखने के लिए बुला लिया। ना नुकुर मत कर सांझ, और जाकर जल्दी से तैयार होकर आ। हाँ सांझ, अब तेरे कोई नखरे नहीं चलेंगे। मैं रितिका को तेरे कमरे में भेज रही हूँ, वो तुझे अच्छे से तैयार कर देगी। तब तक मैं बाहर का देख लेती हूँ। अरे यार, भूपेंद्र और महिमा कमरे के बाहर चली जाती है और इधर कमरे में सांझ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये माँ और पापा इस तरह से नहीं मानेंगे, अब मुझे ही बाहर जाना होगा। फिर सांझ बाहर हॉल में आकर लड़के और उसकी माँ को साफ साफ मना कर देती है। क्या? हाँ भाई, माफ कर दे मुझे, लेकिन मैं शादी ब्याह के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती। सॉरी आंटी जी, लेकिन मेरी सोच आप सबकी सोच से बहुत परे है। ये ससुराल का टेंशन मैं बिल्कुल नहीं झेलना चाहती। अरे शादी के बाद क्या क्या नखरे होते हैं। देवरानी जेठानी का ड्रामा, सास के ताने, पति का अलग से सरदर्द, फिर 50 रिश्तेदारों की खातिरदारी करो, घर गृहस्थी संभालो। ये सब मेरे बस की बात ही नहीं है। इन शॉर्ट कहूँ तो मुझे नौकरानी नहीं बनना। लेकिन बेटा, ये तो बहुत गलत सोच है। उल्टा ये सारा काम तो एक बहू का अहम कर्तव्य होता है, और अगर वही ये सब नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे यही बात तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि एक लड़की को अपना घर छोड़कर पराए घर को अपनाना पड़ता है, और उसी लड़की को दूसरे परिवार में जाकर वहां पर किसी नौकरानी की तरह उनकी सेवा करनी पड़ती है। उसे ही सारे दुख झेलने पड़ते हैं। क्यों? और आखिर लड़की ही ये सब क्यों करे? एक लड़का नहीं कर सकता क्या? आखिर क्यों होता है ये भेदभाव? इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? अब आप सबकी बोलती क्यों बंद पड़ गई? बस बहुत हो गया सांझ, तेरी ये बकवास बंद कर, निर्लज्ज कहीं की। नहीं माँ, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरे आप सब भी जानते हो कि मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही। अरे आप सब तो बोलते हो कि शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अच्छा साथी मिलने पर ही शादी करनी चाहिए। लेकिन आपके जैसे लोगों ने तो शादी के मायने ही बदल के रखे हैं। आखिर कब तक ये पुरानी रीत चली आएगी, और कब तक हम लड़कियां ही ये सब सहते रहेंगे? ये सब क्या ही महिमा जी, आपकी लड़की तो बड़ी अजीब किस्म की है। हमें अब निकलना चाहिए। अरे हम तो ऐसे घर से कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ेंगे। हाँ माँ, आपने सही कहा, और मैं तो कितना अमीर हूँ, तो मुझे तो कोई भी सुंदर लड़की आराम से मिल जाएगी। चलो यहाँ से, मैं अब यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुक सकता। अगर आप दोनों को मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आप दोनों को अपमानित करने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि मेरे मन में तो जो कुछ भी है वो तो मैं आप दोनों को साफ साफ कहना चाहती थी। अरे रुक जाइए बहन जी, बेटा सुनो तो। अब लड़का और उसकी माँ वहां से चली जाती है, और ये सब देखकर भूपेंद्र और महिमा को बहुत गुस्सा आता है। कितना अच्छा रिश्ता था ये। अगर तू आज हाँ कर देती तो तेरी किस्मत चमक जाती, लेकिन नहीं, तू तो पैदा ही हमें तकलीफ देने के लिए हुई है। अरे तुझसे तो हमारी जरा भी खुशी देखी नहीं जाती।
इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है तू? ओ प्लीज माँ, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते क्या? क्या आप लोगों के लिए मेरी मर्जी मायने नहीं रखती? आखिर आप दोनों मेरी जबरदस्ती शादी क्यों कराना चाहते हो? पर दीदी, आपको भी तो माँ पापा के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए ना। आखिर आप उनकी बेटी हो। माँ बाप तो अपने बच्चे की हर एक बात समझ कर लेते हैं। फिर बड़े होने पर उनका फर्ज होता है कि अब वो अपने माता पिता को समझ कर ले। अरे मेरे भी दोस्त बोलते हैं कि तेरी दीदी कब शादी करेगी, प्लीज कर लीजिए ना शादी और हो जाइए सेटल। आपको अगर अपना काम करना जारी रखना है तो कीजिए ना। अरे माँ पापा तो आपकी शादी किसी अच्छे घराने में ही कराएंगे ना, जहां से आप काम भी कर पाओगी, जिसके चलते आपके और आपके करियर के बीच में कोई भी नहीं आएगा। देख अक्षत, ये तो जो कुछ भी कह रहा है ना, वो मैं सब समझ पा रही हूँ। लेकिन माफ कर दे भाई, तू तो मुझसे 5 साल छोटा है, इसीलिए तेरी और मेरी सोच में काफी अंतर है। और माँ पापा, आप दोनों ने आज तो ये तमाशा कर लिया, लेकिन आइंदा से प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। और खास तौर पर मेरी अनुमति के सिवा किसी भी लड़के को बिल्कुल मत बुलाना, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। हाँ हाँ, तुझे तो बस यही चाहिए ना। अरे तू तो बस हम सबसे छुटकारा पाने का बहाना ढूंढती रहती है। अरे जिस काम और पैसे के पीछे पड़कर तू अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, वो काम तुझे कहीं लेकर नहीं जाने वाला। अरे आज तो तू काम कर पा रही है और खुद के दम पर अकेली भी जी पा रही है, लेकिन कल को जब तू बूढ़ी हो जाएगी, तब तुझे देखने के लिए कौन रहेगा? तेरा पति या तेरे बच्चे, या फिर तेरा कोई अपना परिवार होना चाहिए ना। आखिर तू ये बात क्यों नहीं समझ पा रही? और नहीं तो क्या, अरे मुझे तो लगता है कि इसका किसी बाहर के लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और इसीलिए ये लड़की शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आप दोनों को जो समझना है समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको किसी भी बात पर सफाई नहीं दे पाऊंगी। इतना कहकर सांझ वहां से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर महिमा और भूपेंद्र अपना सर पकड़ लेते हैं। ऐसे ही एक रोज जब सांझ की बचपन की सहेली रोहिणी को बेटा होता है, तब वो उसे मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। बधाई हो रोहिणी। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू माँ बन गई है। बहुत क्यूट है तेरा बच्चा, नजर ना लगे इसे किसी की भी। शुक्रिया सांझ, और अब तू भी शादी करके अपना घर बसा ले। सब कुछ समय पर छोड़ेगी तो कुछ भी नहीं होगा। अरे समय तो बीतता ही जाएगा और शादी और बच्चा ये सब उम्र में ही हो जाना चाहिए। एंड आई नो कि तुझे बच्चों से कितना लगाव है और तुझे भी कोई जीवन साथी चाहिए। लेकिन अगर तू इन सब के लिए प्रयास ही नहीं करेगी तो ये सब कैसे मुमकिन होगा? जानती हूँ रोहिणी, लेकिन फिलहाल मैंने सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया है और मैं खुद की कंपनी एंजॉय कर रही हूँ। और वैसे भी मैं तो अब मौसी बन गई हूँ ना, तो अब मैं मेरा सारा प्यार इसे ही दूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सांझ अपने काम में खूब तरक्की करने लगती है। फिर एक रोज जब उसे रात में घर आने के लिए देर होती है, तभी महिमा देखती है कि उसे एक लड़का छोड़कर जा रहा है, जिसके वो गले भी लगती है। अरे माँ, आप ऐसे भूत की तरह दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? डर गई ना मैं। अरे वो सब छोड़, तू पहले मुझे ये बता, कौन था वो लड़का जिसकी गाड़ी में तू बैठ कर आई है और तू तो उसके गले भी लग रही थी? बेशर्म कहीं की। अरे क्या माँ, वो मेरा ऑफिस का दोस्त था, विपुल नाम है उसका। और गले लगी तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? हम दोनों अच्छे दोस्त थे और दोस्ती में यह सब तो चलता है माँ। अब इसमें कोई मिर्च मसाला लगाकर ज्यादा सोचती मत बैठो और हटो रास्ते से। मुझे अंदर आना है। हो ना हो, ये निकम्मी जरूर कुछ छुपा रही है मुझसे, वरना इतनी मिन्नतों के बाद भी ये शादी करने के लिए क्यों नहीं मान रही? पता नहीं ये लड़की इतने नखरे क्यों कर रही है, लेकिन मुझे इसका पता लगाना ही होगा
कि आखिर वो क्या वजह है जो इसे शादी करने के लिए रोक रही है। महिमा अब सांझ पर शक करने लगती है। फिर एक दिन सफाई करते समय रितिका को सांझ की अलमारी में एक फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है कि सांझ प्रेग्नेंट है। फिर रितिका वो फाइल घर में सबको दिखाती है। हैं? ये कैसे हो सकता है? सांझ, तू प्रेग्नेंट है? सच सच बताना। इस फाइल में जो रिपोर्ट है क्या वो सच है? बता जल्दी। हाँ पापा, ये रिपोर्ट सच है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? सांझ के मुंह से ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आखिर किसका है वो बच्चा, जानने के लिए हमारा ये कहानी है मुंबई शहर के एक जानी माने बिजनेस टाइकून विराज की, जो जिंदगी में सिर्फ अपनी दादी और अपने काम से ही प्यार करता है। विराज बेटा, आ गया तू? चल अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जा। और किशोर, जल्दी से खाना भी लगा दे। विराज बेटा, मैंने तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं। तुम्हें पहाड़ी राजमा बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने खास हिमाचल से मंगवाए हैं। दादी इनसे कह दीजिए कि मुझसे बात ना करे और ना ही मेरे लिए कुछ करे। ये चाहे लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन मेरे दिल में जगह कभी नहीं बना पाएगी, ना ही इनके सो कॉल्ड हस्बैंड। मैं किशोर भैया और बिंदिया के हाथ का बना ही खाना खाऊंगा। अरे पर बेटा, इतना कहकर विराज फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की ओर चला जाता है। तभी उसकी सौतेली माँ मालिनी और पिता सुरेंद्र कहते हैं, सुरेंद्र, मम्मी जी, कब तक ये ऐसे ही रहेगा? इतने साल हो गए हैं, लेकिन इसने तो मेरा आज तक स्वीकार नहीं किया है। अरे गुस्सा होना और घमंड दिखाना हमें भी आता है, लेकिन यहाँ तो छोटे ही बड़ों को तेवर दिखा रहे हैं। विराज की बढ़ती उम्र देखकर मालिनी और सुरेंद्र एक सुबह दादी से कहते हैं, अरे माँ, आपको नहीं लगता क्या कि विराज को अभी शादी कर लेनी चाहिए? कब तक ये अकेला रहेगा? हाँ मम्मी जी, दिन रात बस काम काम और काम। लाइफ में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और रिश्ते भी होते हैं। हाँ माँ, और वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप उसे कहोगी तो वो शादी के लिए जरूर मानेगा। प्लीज माँ। हाँ सुरेंद्र, तुम और मालिनी बिल्कुल सही कह रहे हो। वो लड़का तो बस अपने में ही उलझा रहता है। उसे भी अपनी जिंदगी में खुश रहने का और शादी करने का पूरा हक है। मैं उससे इस बारे में जरूर बात करूंगी। फिर रात में जब विराज घर पर आता है, तभी दादी उससे शादी के बारे में बात करती है। क्या? शादी? हाँ विराज बेटा, अरे अभी शादी नहीं करेगा तो क्या बूढ़े होने पर करेगा क्या? पगला कहीं का। देख बेटा, शादी करने से ही रिश्ते और खानदान आगे बढ़ते हैं, इसीलिए तो जल्द से जल्द शादी कर ले, इससे पहले कि मैं चल बसूं। मुझे तेरी शादी का और तेरे बच्चों का सुख प्राप्त करना है। मुझे मेरे पोता पोती के साथ खेलना है। अरे चल बसेंगे आपके दुश्मन दादी। और दादी, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं शादी कर लूं, तो यही सही, मैं शादी जरूर करूंगा। क्या? सच में बेटा? हाँ दादी, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी लड़की ढूंढोगी, मैं उसी के साथ शादी करूंगा। और मुझे अच्छे से पता है कि आपकी चॉइस कभी खराब नहीं होती। ठीक है बेटा, मैं आज से ही लड़की ढूंढना शुरू करती हूँ। और थैंक यू बेटा। लव यू दादी, आपके लिए कुछ भी। लव यू टू मेरे शेर पुत्र। विराज के इस फैसले से सुरेंद्र और मालिनी भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो दोनों दादी के साथ मिलकर विराज के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से विराज की कंपनी में कुहू नाम की एक गरीब लड़की आती है। ए लड़के, चल दफा हो जाए यहाँ से, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। भाई साहब, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है। प्लीज मिलने दीजिए ना। प्लीज भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। अरे गवार और सड़क चाप लड़की, इस एवन कंपनी में क्या काम करेगी तू? कहीं और चली जा।
यहाँ पर तेरे जैसे अनपढ़ों के लिए कुछ भी नहीं रखा। हम्म। और नहीं तो क्या। अरे शक्ल देखी है क्या अपनी आईने में? बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज में नौकरी चाहिए मैडम को। कुहू पर सभी हंसने लगते हैं और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। फिर गार्ड कुहू को धक्का मारकर उसे बाहर निकालता है, लेकिन तभी कुहू सीधे जाकर विराज की बाहों में गिरती है। अरे सर जी आप? तुम कौन हो? उस सबने यहाँ पर यह क्या तमाशा लगा के रखा है? अगर कोई हंसा तो मैं उसे यहाँ से फायर कर दूंगा। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिन्हें दूसरे लोगों की इज्जत करना ना आता हो। सॉरी सर। और तुम भी बुद्धि। अरे ऐसे लड़की को कौन धक्का मारता है? तमीज नहीं है क्या तुझे? पहले उसकी पूरी बात तो सुन लेता। माफ कीजिए सर, गलती हो गई। सर जी आपका बहुत 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 थैंक यू। अरे मुझे किसी ने बताया कि इस कंपनी के कैंटीन में जो लड़की काम करती थी अब वो यहाँ पर नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पर कैंटीन में काम मांगने आई हूँ। प्लीज साहब जी मुझे काम दे दीजिए ना। मेरी माँ को दिल की बीमारी है और डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ महीनों तक ही रोक सकते हैं इलाज के लिए, वरना उसके बाद माँ की जान खतरे में भी जा सकती है। प्लीज सर जी मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, वो भी अभी से, इसी वक्त। क्या सच्ची? थैंक यू सो मच सर जी। आपको भगवान हमेशा हमेशा खुश रखे। आप और आपकी बीवी हमेशा तंदुरुस्त रहे और आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हो। व्हाट नॉनसेंस, जाओ काम पर लगो इडियट। अरे कुहू तू भी ना खुशी के मारे पागल हो जाती है। जितना उनका नेक दिल है उतने ही वो सख्त भी है। चलो बाबा मैं फटाफट काम पर लग जाती हूँ, वरना सर जी तो मुझ पर पहले दिन ही भड़क जाएंगे। कुहू अब कैंटीन में काम करने लगती है। फिर वो विराज के लिए कॉफी बनाकर उसके कैबिन में आती है। सर जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? कम इन। देखिए सर जी, माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे कमीनी बोलो। मैं कमीनी नहीं हूँ। अरे बाबा कमीन कहा मैंने, कमीनी नहीं। कमीन मतलब अंदर आ सकती हो तुम। ओ तेरी, माफ करना है सर जी, वो मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची पक्की है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गई, माफ करना। ये लीजिए। आह, कुहू विराज को कॉफी सर्व करने जा ही रही होती है कि उतने में उसका पैर टेबल से टकराता है और सारी कॉफी विराज के ऊपर गिर जाती है। ओह शिट, अरे ये क्या कर दिया तुमने कुहू? आर यू मैड? अरे ऐसे कौन से सस्ते नशे करती हो तुम जो इतना लड़खड़ाती रहती हो? माफ करना सर जी, मेरा पैर टकरा गया इस मनहूस टेबल से। इस टेबल की तो ऐसी की तैसी। सर जी लाइए इसे, आपके कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें धोकर देती हूँ। ये सारा कांड मेरी वजह से ही हुआ है ना। लाइए इसे। अरे रहने दो, अभी मैं चेंज कर लूंगा, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो ऑन द स्पॉट मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मुझे एकदम डेडिकेटेड और फुर्तीले लोग चाहिए, तुम जैसे पागल नहीं। इसीलिए अपना यह पागलपन अपने घर पर छोड़कर आया करो। ठीक है सर जी, आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेबर नेबर नेबर। व्हाट? कुछ नहीं। अरे गधेड़ी, तेरी इंग्लिश सुनकर ये आदमी तुझे अब भी काम से निकाल देगा। चुपचाप कट ले यहाँ से। फिर कुहू तुरंत वहां से चली जाती है। ये लड़की तो सच में पागल है। दादी, सुरेंद्र और मालिनी तीनों एक लड़की को फाइनल करते हैं और उनका नाम एलिना होता है। एलिना और उसके माता पिता अब विराज को देखने उसके घर आते हैं। अरे वाह विराज बेटा, तुम्हारी कंपनी तो बहुत अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी है। मैं भी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप जरूर करूंगा, उसी बहाने मेरी कंपनी का नाम भी बढ़ जाएगा। जी क्यों नहीं अंकल जी। मेरी एलिना को तुम बड़े पसंद आए हो विराज बेटा, वो इस शादी के लिए तैयार है। क्या तुम भी हो? तुम्हारा क्या कहना है? वो आंटी। हाँ बेटा बोलो ना। क्या हुआ विराज?
तुम्हें अगर अपना डिसीजन लेने में टाइम चाहिए तो तुम ले सकते हो। नहीं एलिना, मैं भी इस शादी के लिए तैयार हूँ। और दादी, आप लोग शादी की डेट अब फिक्स कर सकते हो। ठीक है पुत्र, बधाई हो। मैं कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ और एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ। थैंक यू विराज, मुझे अपनी वाइफ के तौर पर चुनने के लिए। यू आर वेलकम एलिना। अरे विराज बेटा, तुम और एलिना एक दूसरे से अकेले में बातें कर सकते हो, शर्माओ मत। अरे नहीं आंटी, अभी मुझे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है तो मुझे निकलना चाहिए। हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बेटा। कोई बात नहीं मॉम, चलता है। विराज अब मेरा फियांसे बन चुका है, इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। और विराज, हम दोनों तुम्हारे फ्री होने पर मिलेंगे, तुम अभी जा सकते हो। फिर विराज आधी में ही उठकर चला जाता है। और फिर एक रात अचानक से तेज बारिश शुरू होती है और ऐसे में कुहू घर ही नहीं जा पाती और वो बारिश में भीग रही होती है। हाय राम, इस बारिश को भी आज ही आना था क्या? मुझे घर पर जल्द से जल्द पहुंचना है, वरना माँ को दवाई देने में देर हो जाएगी। वो घर पर अकेली जो ठहरी। अरे ये तो कुहू है। कुहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी तक घर नहीं गई क्या? ऐसे बारिश में भीगने के मजे मत लो, बहुत भारी पड़ेगा तुम पर। अबे ओए उल्लू के पट्टे, ओ तेरी सारी सारी सरजी, मैं ऑफिस के बाहर निकलते ही भूल गई कि आप मेरे सरजी हो। हाय, मैं भी क्या बकवास कर रही हूँ। सारी सरजी, बहुत 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 सारी। क्या? अरे तुम क्या पागल खाने से छूटी हो क्या? जब देखो तब कुछ भी बोलती रहती हो। अरे सरजी, वो मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मजे नहीं ले रही, कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा। घर पर माँ भी अकेली ही है ना, उनकी दवाई का भी समय होने आया है। ओह गॉड। ठीक है कुहू, तुम एक काम करो, अंदर गाड़ी में आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या? अरे नहीं सर जी, मैं पूरी भीग चुकी हूँ, तो फिर मैं कैसे आपकी इस चमचमाती हुई गाड़ी में आ सकती हूँ? ना बाबा ना, मुझ जैसी गरीब नाकारा लड़की आपकी इस अमीर कार में नहीं बैठ सकती। ओफो कुहू, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? और ऐसी कोई बात नहीं है। मुसीबत के समय क्या गरीब और क्या अमीर। अब ये फालतू की बातें बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। अब तुम इसे मेरा ऑर्डर समझो या कुछ और, आई डोंट केयर। लेकिन सर जी, आई सेड बैठो। ठीक है। फिर कुहू गाड़ी में बैठती है और विराज उसे उसके घर तक छोड़ता है। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कुहू और विराज के बीच एक अनसुने रिश्ते की शुरुआत होती है। लेकिन जब विराज के शादी का दिन आता है, तभी वो अचानक से कुहू को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे कुछ पेपर्स देता है। सर जी, ये कैसे कागज है? ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स है कुहू, इन पर साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? ये कागज किसी बाहर वाले को देने हैं क्या? अरे मेरी माँ, साइन करो इन पर। देखो कुहू, मैं तुम्हारे साथ एक सौदे का रिश्ता जोड़ रहा हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? हाँ सर जी, मुझे मेरी बीमार माँ का इलाज कराना है, वो भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाकर। इसीलिए मुझे ढेरों पैसे लगेंगे। हाँ, तो कर लो मुझसे शादी। ये शादी सिर्फ 5 महीनों की ही होगी, जिसके बदले में तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। अब बताओ, मंजूर है तुम्हें? क्या? आपसे शादी? लेकिन आपकी शादी तो आज है ना, वो भी किसी और के साथ। तुम उन सब की फिक्र मत करो। पर सर जी, आप तो कितने अमीर हो और ऊपर से हैंडसम भी। पूरे शहर की लड़की आपकी दीवानी है, फिर आप मुझ जैसी गरीब लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहते हो? देखो कुहू, तुम्हें सवाल जवाब करने हैं या पैसे चाहिए? जल्दी सोचो, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं सर जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप कहो। वेरी गुड। फिर कुहू उन कागजों पर साइन कर देती है और वहां बिरला मैंशन में सभी लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी विराज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके अपनी बीवी कुहू के साथ घर पहुंचता है। उन दोनों के गले में वरमालाएं देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है पुत्र? तूने शादी कर ली?
हाँ दादी, ये है आपकी पोता बहू मिसेस कुहू विराज बिरला। क्या हुआ माय डियर सौतेली माँ, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? वेयर इज द आरती की थाली? हम्म, ये ये सब क्या चल रहा है विराज? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यहाँ एलिना और हम तुम्हारी राह देख रहे थे और तुमने तो अपनी शादी के ही दिन किसी और लड़की से शादी कर ली। ये सब क्या तमाशा है? अरे अगर एलिना से शादी करनी ही नहीं थी तो पहले कह देते ना। और शादी करके भी किससे की है? एक 2 कौड़ी की घटिया नौकरानी से। क्या? हाँ माँ, ये वही लड़की है जो विराज की कंपनी में कैंटीन में काम करती है। नालायक कहीं का। क्यों विराज, क्यों दिखाए मुझे वो सारे सपने जब तुम्हें उन्हें ऐसे लास्ट मिनट पर ही तोड़ना था? सुरेंद्र जी, मालिनी जी, ये आपके बेटे ने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। और नहीं तो क्या, अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो एलिना। लेकिन भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। हाँ एलिना, रुक जाओ। और आप दोनों भी प्लीज हमारी पूरी बात तो सुनिए। एलिना के मॉम डैड उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। विराज, तूने ऐसे आखिरी समय पर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? आखिर तूने इस लड़की से शादी क्यों की? क्यों बेटा, ऐसी क्या मजबूरी थी? अरे आप कुछ बोलोगे भी? देखो विराज, तुम्हारे कारण अब हर जगह पर हमारी बदनामी ही होगी। अब कल सुबह देखना, ये सारा सियापा शहर के हर अखबार में हेडलाइन बनकर आएगा। ओह रियली मालिनी जी, लेकिन एक बात कहूँ, ये जो बदनामी होगी ना, वो उस बदनामी से कम ही होगी जो आपके कारण हुई थी। याद है ना आपको सब कुछ? वैसे आप तो इतनी बूढ़ी भी नहीं हो कि आपकी याददाश्त कम हो जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी जबान संभालो विराज। अरे माफ करना सुरेंद्र सर, शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसीलिए आपको इतनी मिर्ची लग गई। बस कर विराज। देख पुत्र, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे मुझे। दादी, अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो हमेशा सही के लिए ही करता हूँ, और आज भी मैंने जो भी किया है वो भी बिल्कुल सही किया है। क्यों, कैसे और कब, इन सवालों का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है पुत्र, अगर तू ये कह रहा है तो जरूर किसी सही कारण से ही तूने ये सब किया होगा, इसीलिए मैं इस शादी को स्वीकारती हूँ। मम्मी जी, मालिनी बहू, जाओ, जाकर आरती की थाली लेकर आओ। पर माँ। मालिनी बहू, मैंने तुमसे कुछ कहा है, जाओ बेटा। ठीक है माँ जी। फिर दादी खुशी से विराज और कुहू का घर में स्वागत करती है और रात में सोते समय, ये लो तुम्हारा ब्लैंकेट, मैं उधर सोफे पे सो रहा हूँ, तुम इस बेड पर सो जाओ। क्या? ना बाबा ना, ऐसा मत कीजिए सर जी, ये आपका बेड है, आपकी अमानत है, मैं नीचे सो जाऊंगी, और वैसे भी मुझे उसकी आदत है, इसीलिए आप ऊपर सो जाइए। अरे लेकिन अगर मैं ऊपर सोऊंगा और तुम नीचे सोओगी तो ये सही नहीं होगा, जितना कह रहा हूँ उतना करो। नहीं सर जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओ गॉड कुहू, अरे एक बार मैंने कहा ना, तो चुपचाप ऊपर सो जाओ। नहीं मतलब नहीं, मैं नीचे ही सोऊंगी। सच में कुहू, तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। इरी क्या? कुछ नहीं, तुम ऐसे तो मानने से रही। चलो ठीक है, तुम फर्श पर ही सो जाओ, लेकिन मैं वहां पर सोफे पे ही सोऊंगा। अब क्या कर सकते हैं, ढीठ होने में तो तुमने महारत ही हासिल की है। इस तरह से नोकझोंक के बाद विराज सोफे पर और कुहू फर्श पर गद्दा बिछाकर सो जाती है। फिर कुहू अगली सुबह जल्दी उठकर सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। वाह कुहू वाह, क्या पराठे बनाए हैं तुमने, मजा ही आ गया। क्यों सुरेंद्र बेटा? अरे क्या खाक अच्छे बने हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। तभी विराज वहां पर आता है। तो फिर मत खाइए ना, इधर लाओ ये प्लेट। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? किशोर भैया, मालिनी जी के लिए नाश्ता आप बनाओगे, इन्हें कुहू के हाथ का बना कोई खाना मत देना। ठीक है विराज बाबा। अरे पर दादी पापा जी, ये लीजिए, मैंने ये मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। सर जी, आप भी खाइए ना।
मालिनी को कुहू पर बहुत गुस्सा आता है। निकम्मी कही कि अगर एलिना आज इस घर की बहू होती तो मैं उसे अपनी मुट्ठी में आसानी से रख पाती, लेकिन इस कुहू को तो विराज लेकर आया है, इसका मैं क्या करूं? फिर नाश्ता होने के बाद में विराज कंपनी में चला जाता है। सच में यार, देख तो, हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी है ये खबर। अरे ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी जो इतने अमीर आदमी को उस घटिया नौकरानी से शादी करनी पड़ी। उसकी क्या औकात है। सच में विराज सर तो एकदम नल्ले ही निकले। उनकी पसंद इतनी खराब होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सर, उस एम्प्लॉय की बातें सुनकर विराज उसे जोर से थप्पड़ मारता है। क्यों रे, बहुत मुंह चल रहा है क्या तेरा? भूल मत, मेरी बीवी की औकात बताने से पहले तू एक बार अपनी औकात चेक कर, क्योंकि वो अब एक रईस बिजनेसमैन की बीवी है और तू यहाँ का एक मामूली एम्प्लॉय। और मैं जो भी करूं मेरी मर्जी। आइंदा से ऐसी बकवास मेरे कानों तक पड़ी तो सीधे टर्मिनेशन लेटर तेरे मुंह पर मारूंगा। चल काम पर लग। सबके सामने उस एम्प्लॉय की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है और वो एम्प्लॉय भी विराज से बहुत गुस्सा हो जाता है। विराज बिरला, देख लूंगा तुझे एक दिन। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी तुझे भूलने दूंगा। कुहू ससुराल से समय निकालकर अपने मायके चली जाती है, जहाँ वह अपनी माँ अनुप्रिया को अपनी और विराज की शादी के बारे में बताती है। लेकिन कुहू बिटिया, विराज जी ने तो तुझसे शादी सौदे के लिए की है और ये सब सही नहीं है बिटिया। नहीं माँ, बात जब तेरी सेहत पर आती है ना तो मैं सही और गलत का फर्क भूल जाती हूँ। इस शादी से मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं और वो पैसे मैं तेरे इलाज के लिए इस्तेमाल करूंगी। देख माँ, तू मेरी चिंता मत कर। विराज जी ने मुझे पहले ही कहा था कि वो यहाँ पर 2 नौकर रखने वाले हैं जो कल सुबह से आएंगे और तेरी देखरेख करेंगे। क्या? हाँ माँ, और मैं भी हर रोज तुझसे मिलने आया करूंगी। तुम देखना माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू भी फिर से ठीक हो जाएगी। सच में बेटी, पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली और मुझे तुझ जैसी प्यारी माँ। अच्छा माँ, मैं तेरे लिए तेरे पसंद की इलायची और अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। फिर कुहू वहां से चाय बनाने जाती है। भगवान जी, मैं नहीं जानती कि कुहू और विराज के बीच का ये कौन सा रिश्ता है, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये 5 महीनों का सौदा जिंदगी भर का साथ बन जाए। ऐसे ही एक दिन कुहू से एक कीमती और महंगा वास टूट जाता है। तभी मालिनी उसे खूब चिल्लाती है, ये तुमने क्या कर दिया? अरे 2 कौड़ी की गरीब लड़की, आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? पता भी है ये वास कितने का है? पूरे 70,000 का। अरे तुम्हारी तो साल भर की भी कमाई उतनी नहीं होगी। नॉनसेंस कही की। माफ कीजिए माँ जी। अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखकर ही मुझे चिड़चिड़ होती है। पता नहीं किस गटर की नाली से उठाकर लाया है विराज ने तुम्हें। तभी वहां पर विराज आता है। मालिनी जी, अपनी जबान संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अपने जैसी एरी गेरी लड़की से बात नहीं कर रही हो। ये विराज बिरला की बीवी है। और हाँ, आइंदा से मेरी बीवी को गरीब और 2 कौड़ी की बोलने से पहले 100 बार सोच लेना और एक बार खुद के गिरेबान में भी झांक कर देखिए। अरे ये तो शादी से पहले कुछ काम भी करती थी, लेकिन आप तो सुरेंद्र सर के बिना कुछ भी नहीं हो। विराज, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस सो कॉल बीवी से कह दीजिए कि मेरी बीवी से इस तरह से बात ना करे। और तुम कुहू, आइंदा से इन दोनों को माजी और पापा जी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये दोनों हमारे कोई नहीं लगते। यू गेट दैट? जी सर जी। फिर एक दिन अचानक से कुहू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी विराज उसका ध्यान रखता है। अरे नहीं सर जी, आप रहने दीजिए, मैं ये पट्टी खुद कर लूंगी। अरे तुम कभी तो चुप रहा करो, जब देखो तब सरजी इरिटेट कर देती हो यार। अब आराम करो। मैंने किशोर भैया और बिंदिया से कह दिया है, वो दोनों तुम्हारा खाना पहुंचा देंगे कमरे तक।
और खबरदार जो ठंडा कुछ खाया तो। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम। क्या कहूँ? अरे यार कुछ नहीं। वैसे सर जी, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली ही सही। तो क्या मुझे आप बता सकते हो क्या कि आखिर आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरा तो इस शादी से फायदा ही है कि मेरी माँ का इलाज हो जाएगा, लेकिन आपका क्या फायदा है, बताइए ना। अरे बाबा, एक बार कहा ना मैंने, मैं नहीं बता सकता। और तुम्हें उन सब से क्या मतलब है? तुम अपना देखो और मेरे मामले में मत पड़ो। तुम्हें तुम्हारा मांगा हुआ सब कुछ मिल रहा है ना, तो उतने में ही खुश रहो। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। फिर एक दिन दादी विराज और कुहू के लिए शिमला की हनीमून टिकट्स बुक करती है और ये खबर सुनकर कुहू बहुत खुश हो जाती है। मैं तो बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ सर जी, क्योंकि आज तक मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी और अब मैं पहली बार बैठने वाली हूँ और सीधे हिमाचल की पहाड़ियों में जाऊंगी और उन बर्फीली वादियों में बहुत सारे फोटो भी खिंचवाऊंगी। हाय ओ हेलो, यू पागलों की तरह उछलना बंद करो, क्योंकि हम दोनों कहीं नहीं जा रहे। अगले हफ्ते मेरी काफी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या? ऐसा मत कीजिए ना सर जी, प्लीज सर जी, प्लीज। नहीं कहा ना मैंने? सर जी। तभी वहां पर दादी आती है। अरे ये क्या बात हुई भला? ये लड़की दिन रात मेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए और इस पूरे घर के लिए कितना सोचती है। और एक तू है जो इस बिचारी का मन मार रहा है। तुझे मेरी सो विराज, तुझे इस लड़की के साथ शिमला जाना है, मतलब जाना है। लेकिन दादी, मैंने कहा ना, बात खत्म। थैंक यू सो मच दादी जी, तुसी बड़े अच्छे हो। विराज को अब ना चाहते हुए भी कुहू के साथ हनीमून के लिए जाना ही पड़ता है और वहां पर जाकर वो दोनों खूब घूमते हैं। सर जी आइए ना, हम दोनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं, आइए ना। नहीं कुहू, अब चलो यहाँ से, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे सर जी, मैं ये फोटो कहीं पर भी पोस्ट नहीं करूंगी, आप आइए तो सही, आइए ना। अरे तुम्हारा तो हमेशा का ही है, एक बार में कही हुई बात तुम्हें कभी समझ नहीं आती, क्यों दिमाग खाती रहती हो? दादी के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, उंगली देता हूँ तो सीधे हाथ पकड़ लेती हो तुम, हद है यार। अरे पर एक फोटो खींचने में आपका क्या जाता है? मानती हो कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 24 घंटे आप अकड़ में ही रहो। ओ प्लीज कहो, अब चुप रहो। नहीं रहूंगी मैं चुप, और ऐसे ही बड़बड़ करती रहूंगी जब तक आप मेरे साथ सेल्फी नहीं लेते। चलो अब जल्दी से मेरे साथ एक सेल्फी लो। यू नो व्हाट कुहू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अकेले ही यहाँ पर सेल्फी लेती रहो और अकेले ही हनीमून भी मनाओ। क्या? लेकिन सर जी ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए प्लीज सर जी। फिर विराज कार में बैठकर चला जाता है और कुहू उसकी कार के पीछे पीछे भागती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? इस अनजान जगह में कैसे जाऊंगी होटल तक? मुझे तो होटल का नाम भी नहीं पता। इस बार तो मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। अनजान जगह में फंसी हुई कुहू अब आगे क्या करेगी और कैसे आगे बढ़ेगा कुहू और विराज का ये रिश्ता, जानने के लिए देखना ना भूलिए इस कहानी का अगला भाग। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें